हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे अपना फिजिक्स का है, क्लास 9 का है। टॉपिक है हमारा मोशन है। मोशन के बारे में, आज गति के बारे में जो हमारा पहला चैप्टर है उसके बारे में समझेंगे। और हमारी बात चलेगी मोशन का जो टॉपिक है वन डी मोशन से रिलेटेड चलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वन डी मोशन। जो मोशन होता है, जो गति होता है, वो कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले गति के प्रकार के बारे में समझेंगे। गति जो देखेंगे आपको कई टाइप में मिलेंगे। एक गति को हम बोलते हैं एक विमीय गति, जिसको हम सांकेतिक भाषा में बोलते हैं वन डी मोशन। एक हमारा होता है टू डी मोशन होता है, जिसको हम बोलते हैं द्विविमीय गति। इसको हम सांकेतिक भाषा में टू डी बोलते हैं। एक हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं थ्री डी मोशन, और इसको सांकेतिक भाषा में बोलते हैं थ्री डी। अब इन तीनों में अंतर क्या है? वन डी, टू डी, थ्री डी। जब किसी व्यक्ति के द्वारा केवल एक पथ पर, मान लेते हैं एक्स अक्ष पर चल रहा है, तो एक विमीय। अगर कोई वस्तु एक्स के साथ साथ वाई अक्ष पर भी गति कर रहा है तो उसको बोलेंगे टू डी। अगर कोई व्यक्ति एक्स अक्ष वाई अक्ष के साथ साथ जेड अक्ष पर भी हमारा चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं थ्री डी। चलने का मतलब है, जैसे हमारे द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क पे चलना एक विमीय। किसी गेंद को चारों तरफ घुमाते हैं तो गोल गोल घूमता भी है और आगे बढ़ता है, उस गति को बोलते हैं वृत्तीय गति, जो टू डी का एग्जाम्पल होता है। किसी कीट पतंगे का उड़ना, हवाई जहाज का उड़ना, पतंग का उड़ना आदि जो होता है थ्री डी मोशन में होता है। उड़ भी रहा है, समय के साथ आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब वन डी हो चाहे टू डी हो चाहे थ्री डी हो, अगर समय के साथ केवल एक में परिवर्तन होगा तो एक भी नहीं, दोनों में परिवर्तन होगा एक्स वाई में तो टू डी, अगर तीनों में परिवर्तन होगा समय के साथ थ्री डी। ठीक। अब जो हम टॉपिक चलेंगे टू डी और थ्री डी को बाद में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 11 में है। और जो वन डी से रिलेटेड हो क्लास आपके 9th में है, और क्लास 11 में तीनों तो है, लेकिन हमें जो बात करनी है अभी केवल वन डी मोशन की बात करनी है। अब थोड़ा एक टॉपिक समझ लेते हैं वन डी मोशन में क्या होता है। सबसे पहले कोई चीज गति है, इसको कैसे पता करते हैं? इसको पता करने के लिए हम निर्देशांक, कोई चीज गति में है या विराम में है, इसको कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं? फ्रेम शब्द का यूज करते हैं। फ्रेम का मतलब होता है निर्देशांक तंत्र, निर्देश तंत्र। अब इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको बातें समझ में आएंगी। जैसे सपोज दैट, मान लेते हैं ये रेलवे स्टेशन है। ठीक। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ पे एक पेड़ है, और मान लेते हैं रेलवे स्टेशन के पास से जो पटरी पर है वो ट्रेन गुजर रही है। रेलवे स्टेशन पे कोई व्यक्ति बैठा है, पेड़ है, और यहाँ से कोई एक ट्रेन गुजर रही है। अब मान लेते हैं सिचुएशन बेस्ड, ये जो व्यक्ति है अपने दोस्त को छोड़ नहीं आया था, दोस्त को क्या किया था? छोड़ नहीं आया था। तो इसका दोस्त मान लेते हैं ट्रेन में बैठ गया, और ट्रेन की स्थिति को मान लेते हैं ये चल रही है। ट्रेन क्या कर रही है? चल रही है। अब सपोज करिए जब ट्रेन चल रही है, अब हम इसमें कई पोजीशन को बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम इस व्यक्ति की दृष्टि से देखें। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की दृष्टि से ये जो पेड़ है ये रुका हुआ महसूस होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये जो व्यक्ति है ये रुका हुआ था, अर्थात प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था, इसलिए उसको पेड़ कैसा दिखा? रुका हुआ दिखा। लेकिन दूसरी भाषा में ट्रेन में चाहे उसका मित्र बैठा हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति बैठा हो, अगर ट्रेन चल रही है उसको पेड़ चलता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब कोई चीज का उत्तर क्या होगा? ये रेफरेंस पर अर्थात फ्रेम पर निर्भर करता है। अगर आप चल रहे हैं तो आपको वस्तु चलती हुई नजर आएंगी, अगर आप रुके हुए हैं तो आपको वस्तु रुकी हुई नजर आएंगी। इसी को बोलते हैं निर्देशांक तंत्र या फ्रेम बोलते हैं। मतलब इस कंडीशन में इस व्यक्ति का भी उत्तर सही है, और इस व्यक्ति को चलते हुए ट्रेन में चल रहा व्यक्ति भी उत्तर देगा तो भी सही है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन चलते हुए में देखा, इसने रुके हुए में पेड़ को देखा, तो दोनों का ही उत्तर सही है। तो इसको बोलते हैं फ्रेम। तो कभी भी हम किसी चीज का उत्तर देते हैं तो फ्रेम में देते हैं। जैसे हम बोलते हैं
पृथ्वी पर कोई वस्तु विराम में है तो हम पृथ्वी को विराम की अवस्था में मान के चलते हैं। वास्तव में ना तो पृथ्वी रुकी हुई है, ना तो वस्तु रुकी हुई है, रोटेट कर रहे हैं तो वस्तुएं भी घूम रही है। ठीक, लेकिन हम निर्देशांक फ्रेम का यहाँ पे उपयोग करते हैं जिससे कि हमारा उत्तर क्लियर है, एकदम एक पॉइंट पिन पॉइंट रहे, इसलिए हम निर्देशांक तंत्र का उपयोग करते हैं। समझ गए? हमने बताया निर्देशांक तंत्र के बाद सबसे पहले अगर 1D मोशन में हमें टॉपिक पढ़ना है तो हमें पढ़ना होता है दूरी और विस्थापन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बीच अंतर भी पूछा गया है और सबसे खास चीज यहाँ पे तुलना करा गया है और तुलना करने में दूरी और विस्थापन के बीच क्या संबंध बनते हैं उसको भी बताया। जैसे दूरी को कई पॉइंटों में पहले समझते हैं, दूरी क्या है। दूरी को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं, सदिश और अदिश क्या होता है, क्योंकि इस पॉइंटों का भी जिक्र किया जाएगा। सदिश एक होता है, एक हमारा होता है अदिश। मान लेंगे सादिश का मतलब जिसके साथ दिशा भी हो, आदिश का मतलब जिसके साथ दिशा ना हो। ठीक, समझिए जैसे कोई चीज सदिश है तो कोई चीज में दो चीज होता है, एक तो सबसे जरूरी होता है दिशा और नंबर दो जरूरी होता है परिमाण। इसमें भी यही चीज होती है, एक कोई भी चीज में चाहिए दिशा और कोई चाहिए परिमाण। जैसे समझिए कुछ चीज के उत्तर केवल परिमाण से ही संतुष्ट होते हैं, दिशा की कोई जरूरत नहीं। कुछ चीज के उत्तर केवल परिमाण से ही संतुष्ट हो जाते हैं या पूर्ण हो जाते हैं, उसको हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ चीजों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी जरूरी होती है, जिसमें दोनों हो, जिसमें दिशा भी हो परिमाण भी हो, उसको सदिश। जिसमें केवल परिमाण हो उसको हम बोलेंगे अदिश। समझ गए? अब थोड़ा समझेंगे सदिश और अदिश की तो छोटी सी परिभाषा रही, लेकिन जब हम जाके 11 में पढ़ेंगे तो हमको एक चीज और पता होना चाहिए, वो होता है बीजगणितीय योग। ठीक, तो हम अभी लिख देंगे दूरी अदिश, फिर आपको कंफ्यूजन होगा अदिश का मतलब क्या होता है, सदिश का मतलब क्या। मतलब एक चैप्टर है क्लास 11th में जिसको बोलते हैं सदिश विश्लेषण, और सदिश विश्लेषण में इसके ऊपर डिटेल में बात की गई है। लेकिन हम यहाँ पर टॉपिक शुरू हुआ है तो टॉपिक से रिलेटेड बस इतना समझते रहेंगे हम कि सदिश का मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, अदिश का मतलब जिसमें दिशा नहीं होती केवल परिमाण होता है वो होता है अदिश, जिसमें दोनों होता है वो होता है सदिश। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, दूरी। दूरी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा चली गई कुल दूरी। जैसे हम जब भी जाते हैं, अब गति का मतलब होता है गतिशील। जैसे सपोज करिए कि हमने ए बिंदु से चला और ए बिंदु से बी बिंदु पे पहुंच गए। ठीक, तो जब भी चलेंगे तो कहीं ना कहीं गति करेंगे। मतलब किसी गतिशील व्यक्ति द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, किसी गतिशील व्यक्ति द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। जो दूरी होता है वो पथ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? पथ पर। मतलब व्यक्ति कैसे चला, व्यक्ति सीधा चला तो सीधे वाले पथ पर, व्यक्ति तिरछा चला तो तिरछे वाले पथ पर, व्यक्ति ने बहुत घूम कर चला तो घूमने, मतलब जितना बड़ा पथ रहेगा वही उसकी क्या रहेगी, दूरी। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम अपने ननिहाल या अपने किसी भी पिकनिक पे जाते हैं। जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो आपको पता होगा, चाहे हम अपने अपने सुविधा मतलब अपने पर्सनल गाड़ी से जाएं या हम किसी भी बस ऑटो किसी भी चीज से जाएं, तो हमको देखते होंगे हमको जाने का भी किराया लगता है, या अपनी गाड़ी से भी हम तो जाने का भी तेल डलवाएंगे और आने का भी हम क्या करते हैं, तेल को डलवाते हैं, या आने का भी हम खर्चा देते हैं अर्थात भाड़े के रूप में, और हम जाने का भी खर्चा देते हैं, दोनों का खर्चा देते हैं। इसका मतलब दूरी जो होता है वो आने और जाना दोनों को जोड़ के बताया जाता है। अगर कोई व्यक्ति गया और आया ही नहीं तो केवल जाने का ही वो दूरी हो जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति जब गया है और आया भी है तो इसका मतलब आने जाने टोटल को मिलाकर ही दूरी बोला जाता है। इसका मतलब सिंपल समझिए, हम अपने गाड़ी में कहीं भी जर्नी में जाते हैं तो ट्रेन जो तेल होता है वो आने जाने की दोनों की सुविधा अनुसार हम सोचते हैं कि गए हैं तो आएंगे भी, तो पूरे सोच कर हम डलाते हैं, वही हमारी हो जाती है दूरी। हमारा जो गाड़ी होता है वो दूरी बताती है
अर्थात हमने कितने किलोमीटर दूरी तय की, ना कि हमें विस्थापन के बारे में बताता है। विस्थापन का जिक्र नहीं हुआ है, बस इतना समझेंगे जो हम गाड़ी में अपने तेल डलाते हैं, जो जितना भी चल देता है वही हमारा क्या हो जाता है, दूरी होता है। और गाड़ी आपको पता है पथ पे निर्भर करता है, जैसे जैसे हमारा रास्ता बदलता जाता है दूरी बढ़ भी सकती है। अब एक चीज याद रखेंगे कि जो दूरी है हमने बताया पथ पर निर्भर करता है पहले तो, और किसी गतिशील व्यक्ति द्वारा। अब जैसे कोई व्यक्ति रुका हुआ है तो दूरी नहीं तय करेगा, जैसे हम हैं, हम रुके हुए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम दूरी तय कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अवस्था क्या है, विराम में। कोई चीज विराम में है, कोई चीज गति में है, एक फ्रेम पर निर्भर करता है। अब देखना, सबसे पहली बात हमने बोला पथ पर निर्भर करता है। जो दूरी होता है ये हमारा होता है अदिश। दूरी क्या होता है, अदिश। अदिश का मतलब होता है दूरी में केवल परिमाण हो सकता है, दिशा का कोई नामो निशान नहीं। जैसे हमने बोला हम अपने ननिहाल गए थे, हम कानपुर गए थे, हम चिड़ियाघर घूमने गए थे, तो इससे कोई लेना देना नहीं था कि चिड़ियाघर पूरब में था, पश्चिम में था, उत्तर में था, दक्षिण में था। इसको हमें नहीं बताना था, हमें बस बताना था डेस्टिनेशन में हमने, यात्रा में हमने कहाँ पे गए थे। तो दूरी जो होता है वो अदिश राशि से डिनोट किया जाता है, और जो दूरी का मात्रक होता है वो होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। अर्थात दूरी के और भी मात्रक होते हैं, लेकिन कभी भी दूरी का ऐसा ही मात्रक पूछे, अर्थात कोई भी लंबाई वाली चीजों को हम हमेशा मीटर में ही नापते हैं। यसाई या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ऐसा ही मात्रक होता है, हमेशा क्या होता है, मीटर होता है। अन्य मात्रक अगर आप देखना चाहेंगे तो अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं दूरी के अन्य मात्रक में, अदर यूनिट में, आपको पता होगा अदर यूनिट में, जैसे हमको पता है सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। हमारे यहाँ खासकर जो गाड़ी होती है जो किलोमीटर में बताती है, जैसे बोलती हैं 1 घंटे या किलोमीटर पर हावर्स बोलते हैं, हम बोलेंगे 20 किलोमीटर पर हावर्स, मतलब 1 घंटे में हमने 20 किलोमीटर दूरी तय की, वही हमारा किलोमीटर हो जाता है। लेकिन दूरी का ऐसा ही मात्रक जो होता है हमेशा क्या होता है, मीटर होता है। हम सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं, मिलीमीटर में नाप सकते हैं। किसी अन्य क्लास में हम जिक्र भी करेंगे कि किसी भी यूनिट को एक दूसरे से बदलते कैसे, तो हम कल के बारे में इसके जिक्र करेंगे। तो आज के लिए मत समझिए कि दूरी के तो मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, लेकिन अन्य मात्रक भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर भी हो सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। दूरी जो है किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई है, पथ पर निर्भर करता है, अदिश है, सदिश है। ठीक, ये तो पॉइंट रहे दूरी के बारे में। अब अगली जो पॉइंट होती है वो हमारा होता है विस्थापन। विस्थापन के बारे में भी कुछ समझ लीजिए। जो विस्थापन के बारे में है तो 4 पॉइंट, पहले पॉइंट समझिए। जो विस्थापन होता है ये पथ पर निर्भर नहीं करता, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पथ पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, पथ पर निर्भर नहीं करता तो किस पर निर्भर करता है, सबसे बड़ी बात हुई। जब निर्भर नहीं करेगा तो बात किसकी, बात होगी कि अंतिम और प्रारंभिक के बीच सबसे सीधी दूरी कौन सी खींची जा सकती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए जो ए और बी वाला लिखा गया है, अगर हमें इसमें विस्थापन बताना है तो विस्थापन केवल यही सीधी वाली संभव हो सकती है, ए वाला और ए वाला नहीं संभव हो सकता। क्यों, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा ये है सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी, और साथ में एक शब्द सीधी, सबसे छोटी दूरी और सीधी जो होती है वही हमारा विस्थापन कहलाता है। तो अगर हम कहीं पे गए, सपोज दैट हमने घूमा, घूमा कहाँ पे, हमने मान लिया कि कई जगह गए घूमने, सपोज दैट यहां से हमने गया ए से गए बी, बी से गए हमने सी से गए हम डी से गए ई से गए एफ से गए जी। ये 2 गए, ये 3 गए, 5, 1, 7, 10। अगर हम पूछेगा कि बताओ इसमें विस्थापन के, विस्थापन हम सबको जोड़ेंगे नहीं, विस्थापन का मतलब ए और जी के बीच की सबसे सीधी रेखा, चाहे वो रियल में बनाना संभव ना हो, लेकिन हम बोलते हैं प्रारंभिक और अंतिम के बीच खींची गई सबसे सीधी और सबसे छोटी दूरी को ही क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अगर इन सब मान को जोड़ेंगे तो हमारा दूरी निकल सकता है, विस्थापन नहीं निकल सकता।
विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक और अंतिम के बीच खींची गई सबसे सीधी और सबसे छोटी दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। इसलिए पथ पर निर्भर नहीं करता, आप किस तरह चले ये मायने नहीं रखता। सबसे छोटी दूरी, हाँ एक चीज हो सकता है जरूर, अगर आपने चला ए से बी, अगर आप चले और आने और जाने का रास्ता एक रहा, मतलब यही सीधा ही रास्ता रहा, तो हो सकता है कि दूरी और विस्थापन का मान समान हो जाए। लेकिन बाकी कंडीशन में दूरी हमेशा ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस में बड़ी रहती है या ज्यादा से ज्यादा मान में बड़ी होती है, विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं होता। पहले बात पथ पर निर्भर नहीं करता। दूसरा जो विस्थापन है वो सदिश है। विस्थापन क्या है, सदिश है। इसका मतलब विस्थापन को जब भी हम बात करेंगे तो उसके साथ साथ दिशा बनाना, दिशा बताना जरूरी हो। जैसे सपोज दैट मानिए हम बोलेंगे कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर विस्थापित हुआ, कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर विस्थापित हुआ, इसका मतलब विस्थापित तो हुआ 20 किलोमीटर, लेकिन अब दिशा बताइए किस दिशा में विस्थापित हुआ। अगर हम बोलते हैं पूरब की तरफ, तो इसका मतलब अब सदिश हो गया जिसमें परिमाण और दिशा दोनों आने लगे, उस सदिश की कैटेगरी में लगता है। अर्थात विस्थापन क्या है, सदिश है। इसका मात्रक जो होता है वो होता है मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। इसका मतलब दूरी जो होता है, दूरी का भी मात्रक मीटर होता है, और जो हमारा होता है विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दोनों को तो मीटर में नापा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी पॉइंट अलग अलग है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि दूरी जो होता है किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी और सबसे सीधी दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। पथ पर निर्भर एक नहीं करता, एक करता है। हमने सदिश के बारे में समझ लिया, हमने बता दिया कौन सी में दिशा की जरूरत पड़ती है, कौन सी नहीं पड़ती। आपको आशा करते हैं कि ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगी, खासकर निर्देश तंत्र के बारे में। हम किसी चीज का उत्तर किस कॉन्टेक्स्ट में देते हैं ये जरूरी नहीं होता। हमारा दायित्व क्या बनता है, हमने सही दिया है कि नहीं उत्तर दिया उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आपको पता है दुनिया में कोई भी चीज ना तो 100% सही है ना तो 100% गलत है, बीच में रेशियो होता है। कोई व्यक्ति ना तो पूरी तरह ईमानदार हो सकता है ना तो पूरी तरह से बेईमान हो सकता है। रेशियो में अंतर आ सकता है, किसी की बेईमानी का रेशियो 90% हो सकता है तो किसी की ईमानदारी का रेशियो 90% हो सकता है। लेकिन कुछ न कुछ मामले में वो गलत, कुछ न कुछ मामले में वो सही हो सकता है। उसी तरह से निर्देशांक तंत्र भी होता है। हम जब उत्तर देते हैं तो हम किस सिचुएशन में रहते हुए उत्तर को देते हैं, इस पर डिपेंड करता है हमारा उत्तर सही हुआ कि गलत हुआ। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन, मात्रक को बदलना और दूरी और विस्थापन के बीच तुलना करना, कि दूरी कब बड़ी होती है, विस्थापन कब बड़े होते हैं, ऑप्शन में कैसे हमें टिक करना पड़ेगा, उत्तर हम बड़े कैसे लिखते हैं, अपने सोचेंगे थिंकिंग को कैसे डेवलप करते हैं। तो आई होप आपको चीजें यहाँ तक समझ में होंगी। और एक चीज आपको बता दें, आपके जो दूरी के बारे में बात की जाए, दूरी में अन्य भी दूरियां आती है। 1D 2D 3D के अलावा घूर्णन गति आती है, वृत्तीय गति आती है, दोलनीय गति आती है, बहुत सारी गति आती है। वो सब क्लास 11 में जिक्र किया जाएगा। जब किसी भी टॉपिक में बात करेंगे तो 2D 3D जब अलग अलग टॉपिक चलेंगे तो उसमें हम बताते हुए चलेंगे। आपके लिए इतना ही। जय हिंद।